आला उदल की कहानी के एपिसोड 17 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान एपिसोड 16 से जोड़ रहा हूं। एपिसोड 16 में मैंने आपको बताया था कि दुष्ट कलिंगा मानवगढ़ के महाराज जंबे का पुत्र प्रधान सेनापति आदि रात्रि को महोबे की लूट करा करके ले जाता है और महाराज परमाल का प्रधान सेनापति बनाफर राजपूत दशराज को बंदी बना करके ले जाता है और उसका शीश काट करके मानवगढ़ के मुख्य दरवाजे पर लटका दिया जाता है और उसके शरीर को कोलू में पिलवा दिया जाता है। इस तरीके से महाराज परमाल के एक महावीर योद्धा का अंत हो जाता है। महाभट सुभट दशराज जैसा वीर योद्धा मारा गया। महाराज परमाल बार बार उसके शोक में मूर्छित हो रहे हैं और बार बार विलाप कर रहे हैं। संपूर्ण रानियां रनवासों में विलाप कर रही हैं। अल्प आयु का आला मलखान भी विलाप कर रहे हैं। देखिए श्रोताओं, महाराज परमाल को यह ज्ञात ही नहीं हो पाया कि मध्य रात्रि को क्या हुआ, कैसे उनका प्रधान सेनापति बंदी बना लिया गया। महाराज परमाल तो इस धोखे में रह गए कि युद्ध तो प्रातःकाल होगा, इसलिए महाराज परमाल को और दशराज को तो यह ज्ञात ही नहीं था। महारानी दिबला, जिसके गर्भ में उदल 3 माह का था, वो भी बार बार मूर्छित हो रही है, बड़ी व्याकुल हो रही है। श्रोताओं, महोबा पर इस समय एक घोर संकट की घड़ी चल रही थी। तभी यह सूचना ताला सैयद के पास पहुंचती है, जो बनारस चले गए थे, और बछराज जो उनके छोटे भाई थे गढ़ सरसा पर चले गए थे, उनके पास भी यह सूचना पहुंचती है। तो दोनों वीर योद्धा क्रोध के मारे तमतमा जाते हैं, अधर फड़फड़ाने लगे, नेत्र लाल हो गए, भ्रकुटी तन गई और दोनों वीर महोबे के लिए चल देते हैं। श्रोताओं, कई दिन का सफर करने के बाद दोनों वीर योद्धा महोबा आ जाते हैं। महोबा आने के बाद ताला सैयद और बछराज महाराज परमाल से कहने लगे कि राजन, आप हमें अनुमति दीजिए, हम मानवगढ़ को ध्वस्त कर देंगे, मानवगढ़ का नामो निशान मिटा देंगे, पृथ्वी पर मानवगढ़ को छोड़ेंगे नहीं। परंतु श्रोताओं, ताला सैयद और बछराज की बात सुनकर के परमाल डर जाते हैं। परमाल कहने लगे, वीरों, मेरा एक प्रधान वीर जिसके दम से महोबे की शान बन रही थी, महोबा सम्मान से जी रहा था, एक ऐसा वीर मारा गया। अब मैं तुम्हें क्या अनुमति दूं? यदि तुम भी मारे गए तो फिर महोबा क्षत्रिय विहीन हो जाएगा। मेरी आयु लगातार कर गिर रही है, मैं वृद्ध हो रहा हूं और मेरे 2 प्रधान सेनापति रहीमल और टोडरमल भी पहले ही मारे जा चुके हैं। इसलिए अब महोबा क्षत्रियों से विहीन होता जा रहा है, महोबा में कोई क्षत्रिय नहीं रहा। इसलिए मैं तुम दोनों को लेकर के कोई भी खतरा नहीं उठाना चाहता। बछराज दांत पीस करके महाराज परमाल से कहने लगा कि राजन, आप अनुमति दें और मेरा करिश्मा देखें, युद्ध भूमि में मैं क्या कर सकता हूं। परंतु महाराज परमाल ने अनुमति नहीं दी कि अब तुम कहीं आक्रमण नहीं करोगे। हमारे पास सूचना आ चुकी है, पत्रिका मिल चुकी है कि दुष्ट जंबे ने दशराज का शीश धड़ से अलग कर दिया है, दशराज मारा जा चुका है। दशराज के सिर को मानो के मुख्य दरवाजे पर लटका दिया है। इसलिए तुम अब आराम से महोबा रहो, मेरे साथ रहो। श्रोताओं, अब ध्यान से सुनने की बात है। धीरे धीरे समय निकल रहा है, महोबे में बुरा समय चल रहा है, महोबा संकट के दौर से गुजर रहा है और चारों तरफ महोबा के दुश्मन ही दुश्मन बस रहे हैं। केवल एक जो सहायता करने वाला राज्य है तो वो कन्नौज है, और वो भी महोबा से बहुत दूरी पर है। इसलिए राजा परमाल कुछ असहाय महसूस कर रहे हैं अपने आप को। राजा परमाल धीरे धीरे अपना बुरा वक्त निकाल रहे हैं, समय निकल रहा है। और जब कुछ समय निकला, 2 से 3 माह का समय निकला,
तो गंगा का पर्व आ जाता है, विजयदशमी आ जाती है, ज्येष्ठ माह का दशहरा आ जाता है। और ज्येष्ठ माह का दशहरा विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। इस दशमी पर राजा लोग गंगा स्नान करते हैं और जहां गढ़गंगा का एक घाट है बिठूर में, वहां सभी राजा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी सरदार वहां पर एकत्र होकर के गंगा स्नान करते हैं। देखिए श्रोताओं, महोबा तो संकट के दौर से गुजर रहा था और आलाखंड में एक पंक्ति लिखी है, बच्छराज रह गया अकेला, बूढ़ा हुआ चंदेला राय, बात बिगड़ गई गढ़ महोबे की, अब कोई रहा सूरमा ना है। गढ़ महोबे में कोई सूरमा नहीं रहा, कोई क्षत्रिय नहीं रहा, केवल बच्छराज शेष रह जाता है। अब जब गंगा की पड़वी आई, विजयदशमी आई, तो महाराज परमार कहने लगे बच्छराज से कि बच्छराज, गंगा स्नान के लिए चलना होगा। पड़वी पड़ गई गढ़गंगा पे, नहाने गया सकल संसार, देश देश के राजा आमे छोटे और बड़े सरदार। कि ऐसा कीजिए बच्छराज, 20,000 की फौज सजाओ और 20,000 लश्कर को ले चल करके गंगा स्नान करा के लाओ मुझे। मेरा मन उदास रहता है, मेरे चित्त को शांति नहीं है जब से मेरा प्रधान सेनापति दशराज मारा गया है। राज महाराज परमार को ढाढ़स बनाते हैं और कहने लगे कि महाराज, मैं आपको गंगा स्नान करा के लाऊंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। आदेश सुनकर के राजा का बच्छराज गंगा स्नान की तैयारी कर रहे हैं। गंगा स्नान के लिए बच्छराज ने 20,000 सेना को सुसज्जित कर लिया। हाथी सजवा लिए, घोड़े सजवा लिए, पैदल फौज सजवा ली, रथ और जो अस्त्र शस्त्र सभी थे उनसे सुसज्जित होकर के चंदेले वीर योद्धा गंगा स्नान करने के लिए चल देते हैं। और प्रधान सेनापति बनाफर राय बच्छराज उनके आगे आगे चला जा रहा है। श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है कि गढ़गंगा पर आकर के बच्छराज ने अपने तंबू लगवा दिए। जहां तंबू डेरा डाल रहे थे राजा, वहीं एक खुला हुआ मैदान देखा और उस खुले हुए मैदान में राजा परमाल ने गढ़गंगा के घाट पर अपने तंबू डेरे लगा दिए। जब गढ़गंगा पर तंबू डेरा लग गए तो अब सुनिए ध्यान से क्या होता है। एक कोट कसौंदी नामक कासोगढ़ नामक राज्य था और वहां पर एक बघेले वंशी राजा गजराज राज्य किया करते थे। बड़े भारी सूरमा महाभट योद्धा, वो भी गंगा स्नान के लिए गढ़गंगा के लिए चले आ रहे हैं। चारों तरफ राजा गज देखता है कि कहीं खाली स्थान नहीं है। देश देश के राजा महाराजाओं ने तंबू डेरे लगा रखे हैं, तो मुझे मेरे तंबू डेरा कहां लगाने चाहिए। ऐसा सोच करके राजा गज अपनी सेना को लेकर के आगे बढ़ा। जहां पर तंबू चंदे लेके वहां आ गया, वहां गजराजा ठहरा आए। देखिए श्रोताओं, राजा गज जगह खोज रहा है तंबू लगाने के लिए, परंतु सभी राजाओं के तंबू लगे हुए थे, इसलिए कोई अच्छा उपयुक्त स्थान नहीं मिल रहा है। जहां पर तंबू चंदे लेके वहां गजराजा ठहरा आए, भारी राजा गढ़कासों का जिसकी कोई बराबर ना है। जहां राजा चंदेल वंशी परमार के तंबू लगे हुए थे, वहीं गजराजा ने आकर के भी तंबू डेरों को लगाना आरंभ कर दिया। बहुत बड़ा भट योद्धा राजा था कासोगढ़ का, जिसकी कोई बराबरी का योद्धा नहीं था। जब वहां महाराज परमाल के तंबू डेराओं को लगते हुए देखा तो कासोगढ़ नरेश राजा गज बच्छराज से कहने लगे कि यहां ये किस राजा के तंबू लग रहे हैं। तो बच्छराज कहने लगा कि राजन, ये तंबू महाराज परमाल के, महोबा नरेश राजा परमाल के लग रहे हैं। ये बात जब राजा गज ने सुनी तो गजराज कहने लगे कि क्या परमाल भी कोई राजा है? महोबा तो एक छोटा सा राज्य है, वह कोई राजा नहीं है, एक सरदार है और सरदारों को गंगा पर तंबू लगाने का कोई अधिकार नहीं है। तुम इन तंबुओं को उखाड़ो
और नहीं तो मैं सेना को आदेश दे दूंगा, तुम्हारे तंबू उखड़वा के फेंकवा दूंगा। संकट में संकट खड़ा हो रहा है। गंगा स्नान के लिए आए थे, परंतु यहां एक नया संकट खड़ा हो जाता है। और जब ये बात राजा गज ने बछराज से कही तो बछराज कहने लगा, यहां से डेरा नहीं हटने के चाहे लाख धरो अवतार, ये गत है जाए गढ़ गंगा पर दिन और रात बजे तलवार, कि मैं तुम्हें यहां से मेरे तंबू नहीं हटाने दूंगा। मैं महोबा का सेनापति हूं, महोबे की सेना मेरे अधिकार क्षेत्र में आती है, तुम मेरे तंबू हटा दोगे, चाहे दिन रात युद्ध कर लो, चाहे प्राण रहे या प्राण चले जाएं, लेकिन मेरे तंबू इस स्थान से नहीं हटेंगे। इसलिए राजन, तुम्हारा भला है कि तुम दूसरे स्थान पर तंबू लगा सकते हो, पहले यहां मेरे तंबू लग रहे थे। देखिए श्रोताओं, दोनों में तड़का भड़की हो रही है, बछराज में और राजा गज में। राजा गज के पास विशाल सेना थी और महोबा के पास भी 20,000 सैनिक योद्धा थे। दोनों ओर से एक दूसरे से बातें चल रही हैं। गज राजा उस तंबुओं को उखाड़ने का आदेश दे रहे हैं और बछराज उन्हें ललकार रहे हैं। तभी महाराज परमाल को यह पता लगा और महाराज परमाल ने जब ये बात सुनी तो बछराज के पास आए और बछराज से कहने लगे कि बछराज, तुम क्या करने जा रहे हो? ये बहुत बड़ा राजा है, ये तो भारी राजा है और इससे हम नहीं जीत सकते। हमारे पास इतनी फौज नहीं है। कुछ समय पहले कड़िया ने हमारी फौज का विनाश कर दिया था, इसलिए तुम यहां से ये तंबू पीछे हटा लो। परंतु देखिए श्रोताओं, बछराज कहने लगा, महाराज तंबू डेरा ऐसे नहीं हटाऊंगा। यदि मैंने ये तंबू हटा लिए तो फिर कल को कोई महोबा राज्य से भी आपको निष्कासित करेगा। हे राजन, शेष बना रहे कंधे ऊपर, लोहा करता रहे सहाय, रणभूमि से नहीं भागूंगा, चाहे जान रहे या जाए। हे महाराज, मैं इस तरीके से यहां से तंबू नहीं हटा सकता। हाड़ हाड़ पर बर्छी लग जाए चाहे घाव सब गात, हार न मानू गज राजा से, तुमसे कहूं धर्म की बात। हे महाराज परमाल, हे राजा चंद्रवंशी, मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि मैं चाहे कट जाऊं, चाहे मेरा शरीर धजी धजी उड़ जाए, लेकिन मैं गजराजा के आदेश से महोबा के तंबू कभी नहीं उखाड़ सकता। मैं पीछे नहीं हटूंगा, रणभूमि को छोड़ करके नहीं भागूंगा। महाराज परमाल ये जान जाते हैं कि ये बनाफर वीर योद्धा मानेगा नहीं। महोबे का पानी सबसे मजबूत बताया जाता है। कहा जाता है लखिया वन में घोड़ा जन्मे, लखिया वन में हाथी जन्मे, घोड़ा काबुल और कंदहार, गढ़ महोबे में जन्मे छत्री संकलदीप पदमनी नार। अर्थात जो लखिया वन नामक वन क्षेत्र है वो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और काबुल और कंधार घोड़ाओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक उसी प्रकार से जहां वीर क्षत्रिय पैदा होते हैं वो स्थान महोबा है। हे महाराज, इसके कहने से, इस बघेले राय के कहने से तो मैं कदापि अपने तंबू डेरे नहीं हटाऊंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। महाराज परमाल समझ जाते हैं और महाराज परमाल कहने लगे, ठीक है पुत्र, जब बात ऐसी ही है, मान सम्मान की बात है, तो चाहे प्राण रहो या चले जाओ, यहां से तंबू नहीं हटाने होंगे। महाराज परमाल एक तरफ मोर्चा ले लेते अपनी सेना के पास आ जाते हैं और बछराज गज राजा से कहने लगे कि राजन, अब भी समय है, दोनों पक्षों के निर्दोष वीरों को मत मरवाओ, लौट जाओ पीछे। परंतु गज राजा नहीं माने और गज राजा उनसे जरह करने लग जाते हैं। बात ही बातन बतबड़ बढ़ गो और बतबड़ पर बढ़ गई रार, बात के ऊपर गारी दे दे गारी दे तो बजी तलवार। दोनों पक्ष से घनघोर युद्ध हो गया। युद्ध आरंभ हो जाता है। राजा गज और उधर बछराज। बछराज के घोड़े ने, जब बछराज ने अपने घोड़े को एड़ लगाई तो घोड़े ने दोनों पैर राजा गज के हाथी के ऊपर जमा दिए और जैसे ही घोड़े ने पैर जमाए, बछराज ने अपनी सिरोही से, अपनी कटार से राजा पर प्रहार किया और राजा हौदा सहित धरणी पर गिरा दिया।
जो राजा का हौदा था पृथ्वी पर गिर जाता है। रस्सा काट दिए हौदा के, दीनों गिरा जमी महिपाल। हौदा गिरते ही धरणी पर घोड़ा गिरा बाजसम आन, भारी मार कठिन टापन के नृप के भुला दिए औसान। बच्छराज की मार को देख करके राजा घबरा जाता है। तब गजराजा मन में सोचे, मन में गया सना का खाए, बड़ा लड़ा का ये क्षत्रिय, इससे जान बचेगी ना है। गजराजा के होश उड़ जाते हैं, सोचने लगा ये बड़ा वीर योद्धा है और इससे अब मेरे प्राण बचने वाले नहीं हैं। बच्छराज ने अपनी तेगा के बल से उसकी सेना को काटना आरंभ कर दिया। देखिए श्रोताओं, आलाखंड में लिखा हुआ है, 1.5 पहर तक बजो तो धारो बहने लगी रक्त की धार। 1.5 पहर के ही युद्ध में अकेले बच्छराज ने जैसे खेती को किसान काटता है, ठीक उसी तरीके से राजा गज की सेना का हाल बेहाल कर दिया। राजा गज की सेना को काट डाला। राजा गज के जो 20,000 सैनिक के आसपास सेना थी, उसमें से 10,000 सिपाहियों को काट देता है बच्छराज। और उधर दूसरी तरफ मोर्चा ले रखा है महाराज परमाल ने। महाराज परमाल अपनी सेना के साथ घनघोर युद्ध कर रहे हैं राजा गज की सेना से। श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है। अब गजराजा मन में विचार करने लगे और अपने जो अधिकारी थे, सेना के अफसर थे फौज के, उन बड़े बड़े अफसरों को ललकारा और उनसे कहा कि कम से कम 1200 जवान इकट्ठे हो जाओ और इसको चारों तरफ से घेर लो। जो ये बच्छराज लड़ रहा है, एक ही सेनापति है या अकेला है, इसको चारों तरफ से घेर करके चौतरफा से बंद बना लीजिए और इसको बंदी बना लो। देखिए श्रोताओं, राजा गज ने वही कार्य किया और उसके सैनिकों ने, जो अधिकारी थे, बड़े बड़े योद्धा थे, वो 1200 जवान इकट्ठे होकर के बच्छराज के ऊपर टूटे। और जब बच्छराज पर 1200 जवान झपटे तो चारों ओर से एक बख्तर बंद व्यूह बना लिया और उस व्यूह में बच्छराज को फंसा लिया। बच्छराज ने भी दोनों हाथों से तलवार चलाई। भारी घाव लगे छत्री के, उसके बिगड़ गए औसान। जी में जाना बच्छराज ने, अब नहीं बचे हमारी जान। बच्छराज को भी ये पता चल गया कि अब यहां मेरे प्राण बचने वाले नहीं है, यहां मुझे मरना पड़ेगा। देखिए श्रोताओं, बच्छराज ने बहुत विकट तलवार चलाई, रणभूमि में हाहाकार मचवा दिया, परंतु 1200 सुभटों के सामने एक वीर योद्धा कब तक तलवार चलाएगा। भुजबल थक जाते हैं बच्छराज के, और जो लोहिया जाल था, वो लोहिया जाल बच्छराज के ऊपर डलवा दिया जाता है। बच्छराज को बंदी बना लिया गया, बच्छराज की मुस्कें बांध ली गईं और उधर से महाराज परमाल अपनी सेना को आगे बढ़ाते ले आ रहे हैं। परमाल ने भी एक तरफ से मार काट मचा रखी है रणभूमि में। महोबे की सेना विचरण कर रही है जैसे सिंह हाथियों के झुंड में विचरता है, परंतु ये होश नहीं कर पाए कि उनके प्रधान सेनापति बंदी बन चुके हैं। जब राजा गज ने ये देखा कि उसकी सेना की हार निश्चित है, सेना भागने वाली है, तो राजा गज अपने अफसरों से कहने लगे कि जल्दी से यहां से तंबू डेरा उखाड़ो और कूच कर दो कासोगढ़ के लिए। राजा का आदेश मिलते ही कासोगढ़ के वीर जवानों ने वहां जो तंबू डेरा थे वो उखाड़ लिए और भागना आरंभ कर दिया। परंतु जाते जाते गजराजा ने जो बच्छराज था उसको हाथी के हौदा में रख लिया और हाथी के हौदा में रख के बच्छराज को लेकर के चल देता है कोट कसौंदी के लिए। कासोगढ़ को ले जाता है बच्छराज को। महाराज परमाल ने अपनी सेना को संभाला। पता चला कि कासोगढ़ का राजा भाग गया रणभूमि छोड़ करके, परंतु जब वास्तविकता पता लगी, महाराज को पता चला कि उसका प्रधान सेनापति बच्छराज बंदी बन गया। उसके प्रधान सेनापति को बांध करके ले गया कासोगढ़ का गजराजा। तो महाराज तमारा खा करके पृथ्वी में गिर जाते हैं। महाराज के मुंह से जहाग आने लगे। महाराज घायल अवस्था में थे और महाराज होश भूल जाते हैं। महाराज कहने लगे कि ये क्या हुआ, मेरा एक सुभट वीर योद्धा मारा गया। एक वीर योद्धा को दुष्ट कड़िया बंदी बना करके ले गया था। क्या महोबा इस समय
क्षत्रिय विहीन हो जाएगा। श्रोताओं, राजा परमाल समझ जाते हैं कि अब गंगा स्नान नहीं होगा। गंगा स्नान करने के लिए कहां का आया, यहां तो मेरी न जाने कितनी सेना मारी गई, मेरा वीर योद्धा वच्छराज भी मारा गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, संपूर्ण महोबे का विनाश हो गया। ऐसा सोच करके राजा परमाल विचार करता है। कुछ सैनिकों ने कहा था कि महाराज गज राजा का पीछा किया जाए, तो राजा परमाल डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। अकेला पड़ गया राजा परमाल की नहीं, मेरे पास कोई छत्री नहीं रहा, कोई सूरमा नहीं रहा, मैं अकेला हूं, और यदि मैं भी बंदी बन गया तो महोबा पर कोई भी आक्रमण कर सकता है। इसलिए अब हम कासोगढ़ जाने की क्षमता नहीं रखते। देखिए श्रोताओं, राजा परमाल अपनी सेना को वहां से लेकर के वो भी कूच कर जाते हैं महोबा के लिए। बड़ी भारी विकट स्थिति में राजा परमाल फंस जाता है और राजा गज वच्छराज को बंदी बना करके कासोगढ़ ले जाता है। जो हाल दशराज का दुष्ट कलिंगा ने किया था, वही हाल वच्छराज का कासोगढ़ के राजा गज ने किया था। राजा गज ने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया, एक बंदी सैनिक के साथ बंदी का सा व्यवहार नहीं किया, दुष्टता का प्रदर्शन किया, और जहां पत्थर का कोलू था उस कोलू पर ले जाकर के मुस्कें बंधे हुए वच्छराज को खड़ा कर दिया गया, और वच्छराज के सामने नंगी तेग लेकर के राजा गज खड़ा हो जाता है। राजा गज ने वच्छराज का शीश धड़ से अलग कर दिया और उसके शरीर को उस पत्थर के कोलू से पिलवा दिया, और उसका शीश भी काट करके, जो वच्छराज का शीश था, उसे कासोगढ़ में बरगद के पेड़ पर लटकवा दिया। देखिए श्रोताओं, इस तरीके से दूसरा प्रधान सेनापति बनाफर वीर योद्धा मारा गया। दोनों वीर योद्धा दशराज और वच्छराज इस तरीके से मारे जाते हैं। हालांकि कहीं कहीं किसी किसी आलाखंड में दोनों वीर योद्धाओं को मानवगढ़ के युद्ध में ही मरा हुआ बता देते हैं। जिस समय महोबा की लूट की थी कड़िया ने, उसी युद्ध में दोनों को बंदी बनना दिखाते हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। राजा गज वच्छराज को बंदी बना करके ले गया था, और उधर राजा परमाल जब महोबे में आता है तो देखिए श्रोताओं, राजा परमाल बार बार मूर्छित हो रहे हैं। राजा परमाल के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई है। राजा परमाल के होश बिगड़े हुए हैं। राजा परमाल को महलों की तरफ आता देख करके महारानी मल्हना ने उन्हें बैठने के लिए सोने का पलंग बिछवाया, परंतु महाराज परमाल तो उदास थे। रानी पूछने लगी कि महाराज क्या हुआ गढ़गंगा पर? तो राजा परमाल कहने लगा कि मैं कुछ नहीं बता सकता रानी, मेरे साथ जो घटित हुआ है ऐसा किसी के साथ घटित नहीं होना चाहिए। महोबा क्षत्रिय विहीन हो गया, मेरे चारों वीर योद्धा रहीमल, टोडरमल, दशराज, वच्छराज मारे गए, महोबा क्षत्रिय विहीन हो गया। अब महोबे पर कोई भी आक्रमण कर सकता है, चारों तरफ मुझे कोई सहायता करने वाला भी नजर नहीं आ रहा है। महोबा के बुरे दिन आरंभ हो गए रानी। देखिए श्रोताओं, इस तरीके से राजा परमाल और महारानी मल्हना वार्तालाप कर रहे हैं। यहां से आगे का वर्णन मैं आपकी सेवा में अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।